नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा जीके एंड जीएस का ये 18वां पार्ट है और आज की क्लास में भी हम 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक क्लास को जरूर देखना है और क्लास अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी शेयर करना है। डेली हम फ्री पढ़ा रहे हैं और टोटल 5000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, वो भी जीके एंड जीएस की। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पन स्थल कालीबंगन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वो आपका स्थित है कहां पर? राजस्थान में। कहां पर स्थित है? राजस्थान में। अब राजस्थान में भी कहां पर है? राजस्थान में जो आपका हनुमानगढ़ किला है, हनुमानगढ़ जिला, सॉरी, हनुमानगढ़ जो जिला है वहां पर स्थित है कालीबंगा। और कौन सी नदी किनारे है? घग्गर नदी किनारे, घग्गर नदी के किनारे है। अब देखिए, गुजरात में भी एक दो हड़प्पन कालीन स्थल हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका लोथल और एक आपका है धोलावीरा। धोलावीरा। इसके अलावा गुजरात में आपके बंदरगाह भी हैं। कौन कौन से बंदरगाह हैं? एक तो आपका गुजरात में है दीनदयाल बंदरगाह है, दीन दयाल बंदरगाह है। एक आपका है पोर बंदरगाह है, पोर बंदरगाह है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है गुजरात के बारे में। और राजस्थान में जो आपका कालीबंगा सभ्यता है, ये हनुमानगढ़ जिले में है, घग्गर नदी किनारे है। ये जो कालीबंगा सभ्यता थी, यहां पर जूते हुए खेत मिले थे। जूते हुए खेतों के प्रमाण मिले थे, खेतों के प्रमाण ये मिले थे कहां पर? कालीबंगा सभ्यता में। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला है मुगल राजवंश का पहला सम्राट था, तो वो था आपका कौन? बाबर था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, हमारा आंसर हो जाएगा। अब सुनिए, बाबर ने एक लड़ाई लड़ी थी 1526 में, और उस लड़ाई का नाम क्या था? पानीपत की लड़ाई। पानीपत की लड़ाई। ये जो पानीपत की लड़ाई थी, ये किसके बीच हुई थी? ये हुई थी आपके बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। और उसमें जीत किसकी हुई थी? बाबर की। इस जीत के बाद बाबर ने यहां पर मुगल वंश की स्थापना की थी। मुगल वंश की स्थापना की थी। इसलिए इनको कहा जाता है क्या? मुगल राजवंश का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है। अब बाबर का बेटा ही कौन था? हुमायूं था। तो ये आपका क्या था? बेटा। बाबर की मृत्यु के बाद में हुमायूं ने वो राजगद्दी संभाली थी। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार, जिसे बोला जाता है फ्री इंडिया सरकार, का उद्घाटन किया था? तो वो किया था इन्होंने कब? 1943 में। कब किया था? 1943 में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 हमारा आंसर हो जाएगा। और कब किया था? ये किया था इन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को किया था। ठीक है। अब देखिए, यहां पर कई प्रकार के क्वेश्चन बन गए हैं। पहली बात है आजाद हिंद सरकार। हिंद सरकार। पहली बात, इसकी स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। बनाया किसने था? सुभाष चंद्र बोस ने। और कहां पर किया था? सिंगापुर में किया था। और कब किया था? ये किया था 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943 को इसकी स्थापना की थी। किसने? आपके सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। अगला देखिए, अगला है मशहूर किताब पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो वो थे आपके कौन? दादा भाई नेरोजी थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब सुनिए, ये जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ये पुस्तक प्रकाशित कब हुई थी? ये हुई थी 1901 में। ठीक है। और दादा भाई नेरोजी को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय ग्रैंड
ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, ओल्ड मैन, इस नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, इन्होंने एक सिद्धांत कौन सा दिया था, वो दिया था धन निकासन सिद्धांत। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था धन निष्कासन सिद्धांत, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो ब्रिटिश है, वो ब्रिटेन है, ये भारत की संपत्ति को क्या कहां पर लेकर जा रहा है, अपने देश में लेकर के जा रहा है। ठीक है, तो धन निकासन का सिद्धांत भी किसने दिया था, दादा भाई नेहरू जी ने दिया था, जिसको भारतीय ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। और इनकी ये जो पुस्तक है ये कब प्रकाशित हुई थी, 1901 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखिए, अगला है किस पुलिस स्टेशन में प्रदर्शनकारी ने की एक भीड़ द्वारा आग लग जाने के उपरांत 1922 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। तो वो कौन सा हुआ था, वो कांड, वो हुआ था चोरी चोरा कांड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो चोरी चोरा कांड है ये हुआ कब था, 1922 में हुआ था। कब हुआ था, 1922 में। कहां पर हुआ था, जो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का एक स्थान है गोरखपुर, गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, और जो असहयोग आंदोलन में जिन व्यक्तियों ने भाग लिया था उन्होंने उपद्रव मचा दिया और एक पुलिस स्टेशन को क्या, आग लगा दी। तो इसमें एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, जो 22 पुलिसकर्मी थे, 22 पुलिसकर्मी क्या हो गई थी, 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। ठीक है, इसके बाद जो महात्मा गांधी थे उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया था। और कब स्थगित किया था, 12 फरवरी 1922 को किया था इन्होंने असहयोग आंदोलन को अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया था। ठीक है, तो इस तारीख को इन्होंने किया था क्या, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया था अनिश्चित समय के लिए। लेकिन चोरी चोरा कांड कब हुआ था, 1922 में। लेकिन कब हुआ था ये चोरी चोरा कांड, ये हुआ था आपका 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को। और असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किया, 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कई बार यहां से क्वेश्चन होता है चोरी चोरा कांड से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है। पहली है वेदों के प्रभुत्व की अस्वीकृति। बिल्कुल, ये तो दोनों में समानता है, ये दोनों ही पालन करते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये बोलते हैं कि वेदों का प्रभुत्व हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वेदों को नहीं मानते हैं। दूसरा है सजीव प्राणियों को नुकसान नहीं पहुंचाना, मतलब बोलता है कि अहिंसा नहीं करना है। ये दोनों ही नियम मानते हैं कि अहिंसा नहीं करने। ठीक है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की समानता है। अगला है आचरण और आत्म निग्रह का चरम रूप है। ये गलत है, ये क्या होता है, मतलब आपका जैन धर्म कहता है कि तपस्या करनी चाहिए, कठोर तपस्या करनी चाहिए। ठीक है, मतलब शरीर को कष्ट पहुंचाइए, इसे भगवान भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन आपका बौद्ध धर्म ये नहीं बोलता है, ये कठोर तपस्या के क्या होता है, विरुद्ध होता है। कौन, बौद्ध धर्म। तो ये वाली बात अलग करती है इसको, बौद्ध धर्म को जैन धर्म से। और अच्छे कर्मों में विश्वास करते हैं कि अच्छे कर्म करिए, दोनों ही बोलते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म कि अच्छे कर्म करिए। और ये दोनों ही धर्म जो जन्म होता है उसमें भी विश्वास करते हैं। तो ध्यान रखना है, ये पुनर्जन्म में भी क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास दोनों ही धर्म करते हैं। लेकिन अलग क्या हो गया है कि आपका जैन धर्म तो कठोर तपस्या के लिए क्या है जी, यानी कि बोलता है। लेकिन आपका बौद्ध धर्म कठोर तपस्या के लिए नहीं बोलता, मतलब शारीरिक कष्ट के लिए बोलता है जैन धर्म, और बौद्ध धर्म शारीरिक कष्ट के लिए नहीं बोलता है। ये बात इनको अलग करती है। ये पहली वाली बात, दूसरी वाली बात और ये चौथी वाली बात, ये दोनों धर्मों की क्या है, समानता है। लेकिन अलग क्या है, आचरण और आत्म निग्रह का चरम रूप, ये अलग है, ध्यान में रखना है ये वाली बात। अगला देखिए, अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका स्थित है कहां पर, मध्य प्रदेश अर्थात एमपी में स्थित है। कौन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश में और कौन कौन से हैं, कान्हा के अलावा यहां पर बांधवगढ़ भी है,
बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा पन्ना भी है यहाँ पर, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा पेंच भी है, पेंच आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है, इसके अलावा माधव भी है यहाँ पर, माधव, इसके अलावा वन विहार, वन विहार, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा कूनो भी है यहाँ पर, कूनो, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो ये ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश में अभी क्या क्या है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये अभी कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, अनंतगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो ये आपके कहां पर स्थित हैं, तेलंगाना में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा कि अनंतगिरी जो पहाड़ियां हैं वो आपके तेलंगाना में पड़ती हैं। अब सुनिए, तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है, हैदराबाद। और यहां पर तेलंगाना में एक मंदिर है, रामप्पा मंदिर, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, इसको, इस मंदिर को ही रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, कि रामप्पा मंदिर जिसको जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, कौन से राज्य में स्थित है? तो वो आपका तेलंगाना में स्थित है। इसी का नाम है रुद्रेश्वर मंदिर, रुद्रेश्वर, रुद्रेश्वर मंदिर। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, अगला है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो वो आपका करते हैं कौन, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति है, किसकी नियुक्ति करता है, ये राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति। इसके अलावा आपका जो राष्ट्रपति है ये मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है। ठीक है, और जो आपका राज्यपाल होता है अपना त्याग पत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को ही देता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल 60 है, आर्टिकल 60, अनुच्छेद 60 है, ये राष्ट्रपति के शपथ वह प्रतिज्ञान से संबंधित है, प्रतिज्ञान इससे संबंधित है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि आपका जो अनुच्छेद 60 है ये किससे संबंधित है, तो ये राष्ट्रपति के शपथ व प्रतिज्ञान से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना कि राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सही है ये हमें बताना है। पहला है, राज्यपाल एक राज्य की विधान परिषद को भंग करता है। नहीं, गलत बात है, क्योंकि विधान परिषद तो क्या है, स्थायी निकाय है, स्थायी निकाय, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो ये तो गलत हो गया है। एक राज्य की विधान परिषद 5 साल बाद भंग हो जाती है, ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है, नहीं। अगला है, एक राज्य की विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल ये बात सत्य है, क्योंकि विधान परिषद क्या होता है, स्थायी निकाय होता है। क्या होता है, स्थायी निकाय होता है, जिसमें इस विधान परिषद में प्रत्येक 2 साल से, प्रत्येक 2 साल से जो इसके सदस्य होते, कुछ सदस्य उनका क्या होता रहता है, यानी कि वो क्या बोलते हैं, निकलते रहते हैं 2 साल से, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 2 साल से सेवानिवृत्त तो होती है, ऐसी बात है, 2 साल से सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त। और कितना होते हैं, 1/3, 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये क्या नहीं होता है, भंग नहीं होती है ये। ठीक है, एक राज्य की विधान परिषद 6 साल बाद भंग हो जाती है, नहीं, ये भंग नहीं होती है, स्थायी क्या है, स्थायी निकाय है, जिसमें प्रत्येक 2 साल से क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, 1/3 सदस्य होते हैं। आपका जो राज्यपाल होता है ये क्या कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है, विधानसभा,
को भंग कर सकता है। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? वो आपका राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। और राज्यपाल है ये अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देता है? राष्ट्रपति को ही देता है। और राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र होना जरूरी है? 35 वर्ष होना जरूरी है। और एक राज्यपाल होता है, ये दो या दो से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है? राज्यपाल बन सकता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा कि एक राज्य की विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपका विधान परिषद क्या होता है? स्थायी निकाय है। अगला देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अधिकार में रह सकते हैं? तो ये रह सकता है किसके? भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। ठीक है, अब सुनिए, आपका जो राज्यपाल है, राज्यपाल, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की इसकी नियुक्ति करता आपका राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। और राज्यपाल है ये अपना त्याग पत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति को देगा। राज्यपाल है ये नियुक्ति किसकी करता है? राज्यपाल जो नियुक्ति करता है ये राज्य के सीएम की, मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष होना जरूरी है, 35 वर्ष आयु होना जरूरी है। एक जो राज्यपाल है ये दो से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है? राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, आरबीआई को विनिमय नियंत्रण के लिए वैधानिक शक्ति कौन से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम FERA द्वारा प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की थी कब? 1947 में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास आ रहा है आरबीआई। आरबीआई आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस आरबीआई की जो स्थापना हुई थी, आरबीआई की स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कहां पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी, कलकत्ता में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है, अर्थात इसका मुख्यालय है, ये कहां पर है? ये मुंबई में है। और मुंबई कहां पर पड़ती है? महाराष्ट्र में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? महाराष्ट्र में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसके वर्तमान में जो गवर्नर हैं, वर्तमान गवर्नर, वो कौन है? संजय मल्होत्रा हैं, संजय मल्होत्रा हैं। और ये कौन से नंबर के हैं गवर्नर? ये 26वें गवर्नर हैं किसके? आरबीआई के। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, चपचर कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये चपचर उत्सव है, ये आपका बनाया जाता है कहां पर? मिजोरम में बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब जो मिजोरम है, मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। तो इसकी राजधानी आइजोल हो गई है। नागालैंड में कौन सा उत्सव बनाया जाता है? हॉर्नबिल, हॉर्नबिल उत्सव बनाया जाता है। और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। तो नागालैंड की राजधानी हो गई है कोहिमा। असम का कौन सा उत्सव है? बिहू। कौन सा उत्सव है? बिहू। ठीक है, और असम की राजधानी क्या हो गई है? दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब सुनिए, आपका जो असम है, असम है, असम में 3 बिहू होते हैं, 3 प्रकार के बिहू होते हैं, है ना। कई बार एक क्वेश्चन भी आया है आपके DSSB एग्जाम में, आया था असम के बारे में, कि असम के त्योहार के बारे में बताइए। तो 3 प्रकार के बिहू होते हैं। कौन कौन सा अब बिहू होता है? एक तो माघ बिहू होता है, माघ बिहू, एक तो माघ बिहू होता है। एक आपका कंगाली बिहू होता है, कंगाली नहीं, कोंगाली, कोंगाली बिहू, कोंगाली बिहू। और एक लास्ट वाला आपका बिहू होता है, कौन सा वाला? बोहांग बिहू, बोहांग बिहू। तो ये 3 बिहू होते हैं क्या? असम में मनाए जाते हैं। ठीक है, नई फसल के आगमन पर बनाए जाते हैं और नववर्ष के उपलक्ष्य पर भी बनाए जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए,
प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद परिख निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों में से किससे जुड़े हुए हैं? तो ये आपके जुड़े हुए हैं किससे? जो आपकी शहनाई से तो बिस्मिल्लाह खां जुड़े हुए हैं, और ये जुड़े हुए किससे? सितार से। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। शहनाई से कौन जुड़े हुए हैं? बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां, ये जुड़े किसे? शहनाई वादन जिसको बोला जाता है। अगला देखिए, अगला है अहमदाबाद में दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी किसने? मृणालिनी साराभाई ने की थी, और इनके पति साथ में थे कौन? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई, इन दोनों ने की थी। ठीक है, तो अहमदाबाद, अहमदाबाद कहां पर पड़ता है? आपका गुजरात में पड़ता है, और वहां पर की थी क्या? दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। और कब की थी इन्होंने ये स्थापना? 1949 में की थी। और किसके लिए की थी? जो नृत्य नाटक जो कला होती है उनको प्रोत्साहन देने के लिए इसकी स्थापना की थी। किसकी? दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की थी किसने? मृणालिनी साराभाई और विक्रम साराभाई ने 1949 में की थी। नृत्य, आपका नृत्य हुआ, संगीत हुआ है, जो भी कला है उसको प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कार के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है किसका? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा आंसर। इसके अलावा जो अवतल दर्पण है इसका उपयोग सौर कुकर में किया जाता है। सौर कुकर, ठीक है। इसी अवतल दर्पण का उपयोग जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर होता है, ये नाक, कान और गला को देखने के लिए करता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी दर्पण, क्योंकि किरणों क्या करता है? केंद्रित करता है। अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण, क्यों? क्योंकि किरणों को केंद्रित करता है, किरणों को केंद्रित करता है, एक जगह केंद्रित करता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण के बारे में ध्यान रखना। किस प्रकार का होता है अवतल दर्पण? देखिए, इस प्रकार का होता है अवतल दर्पण, जिसके पीछे की ओर ये पॉलिश की होती है। ठीक है, और ये होती है इसकी मेन एक्सिस होती है, मुख्य एक्सिस जिसको बोला जाता है, जिस पर फोकस होगा, और ये सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इस प्रकार से रे आएंगी, है ना? ये रे आ रही है, प्रकाश किरणें आ रही है अनंत से। जब ये टकराएंगी तो देखिए फोकस से होकर गुजरेंगी ऐसे। तो देखिए किरणों को क्या कर रहा है? एक जगह केंद्रित कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? आपका अभिसारी दर्पण बोला जाता है। ठीक, अब देखिए आपका है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग जो गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों के साइड में जो दर्पण लगा होता है जिसको हम पीछे का दृश्य देखने के लिए करते हैं, वहां पर किया जाता है। तो इसका उपयोग साइड मिरर में किया जाता है, साइड दर्पण के रूप में किया जाता है। और इस दर्पण को बोला जाता है क्या? आपका अपसारी दर्पण बोला जाता है, अपसारी दर्पण। क्यों? क्योंकि यह किरणों को क्या करता है? फैलाता है। कैसा होता है? तो यह होता है इस प्रकार का, उभरा हुआ होता है, जिसके अंदर की तरफ क्या लगी होती है? पॉलिश लगी होती है। ये होती है इसकी मेन एक्सिस। ठीक, और ये हो जाएगा फोकस इसका, और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब क्या होगा? ऐसे रे आएंगी, ये लीजिए रे आ रही है, ये रे आएंगी। जब ये टकराएंगी तो ऐसे ये क्या हो जाएंगी? फैल जाएंगी ऐसे रे। जब इनको पीछे मुड़ाया जाएगा, पीछे मुड़ाया जाएगा ऐसे एक जगह पर, तो जिस स्थान पर मिलेंगी वहां पर क्या होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसलिए जो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी, और प्लस सीधा होता है वो प्रतिबिंब, सीधा। ठीक है, जबकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? वास्तविक होता है। वास्तविक किसको बोलते हैं? जब वास्तव में खुद मिलते हैं किरणें, उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक रहेगा तो वो क्या रहेगा? उल्टा रहेगा। तो आपका जो अवतल दर्पण है उसमें वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब समतल दर्पण के बारे में देख लेते हैं। समतल जो दर्पण होता है इसकी जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी, वो क्या होती है? अनंत होती है। ये जो समतल दर्पण है इसकी आवर्धन क्षमता होता है, आवर्धन क्षमता वो क्या होती है? +1 होती है।
और ये जो समतल दर्पण होता है इसमें पार्श्व व्युत्क्रम की घटना देखने को मिलती है। पार्श्व व्युत्क्रम, पार्श्व व्युत्क्रम क्या होता है? पार्श्व व्युत्क्रम में आपका जो बायां भाग वो दाईं तरफ दिखाई देगा समतल दर्पण में, और दायां भाग वो बाईं तरफ दिखाई देगा, उसको बोला जाता है पार्श्व व्युत्क्रम या पार्श्व परिवर्तन की घटना। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहां पर? न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब सुनिए, ये तो इसका क्या है? मुख्यालय है। अब यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी कब? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, और ये न्यूयॉर्क है, ये कहां पर पड़ता है? ये न्यूयॉर्क है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, गोवर्धन योजना की शुरुआत खालिस्तान राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में की गई थी। तो ये कहां पर की गई थी? ये करनाल में की थी, करनाल। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा आंसर। ये करनाल कहां पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में। और इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? अप्रैल 2018 में की गई थी, अप्रैल 2018 में की गई थी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कब? 25 अप्रैल को। अब सुनिए, आपका जो मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग, ये किसके कारण फैलता है? प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। ठीक है, ये फैलता है आपका प्रोटोजोआ के कारण। और मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को बनाया जाता है, ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला है, खालिस्तान दिन के दौरान 100% अक्षय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो वो कौन सा है? तो आपका जो दीव है, दीव है, ये क्या है? 100% अक्षय ऊर्जा से चलने वाला क्या है? शहर है, बन गया है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये होते हैं आज की हमारे क्लास के 20 क्वेश्चन होते हैं। डेली हम 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, जरूर से इसको शेयर कीजिए और जरूर से इस कंप्लीट क्लास को अटेंड कीजिए। डेली 20 क्वेश्चन कराते हैं। जब 20-20 क्वेश्चन कराएंगे तो देखिए 4-5 महीने में हमारे पास बहुत ज्यादा, इसका ही रिवीजन करना है। कोई सा भी एग्जाम दीजिए आप, है ना, इंडिया में यही करना है, इसके अलावा बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। धन्यवाद।